नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं भारत के लिए एक चिंता का विषय जो है उभरता हुआ आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? और सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, यहाँ पे अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है इस मुद्दे को समझने के लिए, क्योंकि हिंद महासागर में एक कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन अपना नेवल बेसल बनाएगा। क्यों बनाएगा चीन नेवल बेसल? कैसे बना पाएगा? अभी तक क्या चीन का नेवल बेसल हिंद महासागर में नहीं है? और इससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा और भारत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इन सारी चीजों की समीक्षा करेंगे। तो देखिए, समझिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन की। इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन में नेवल बेसल की बात हो रही है। अब देखिए, नेवल बेसल क्या होता है? नेवल बेसल का मतलब है जहां नौसेना रहती है और नौसेना का पूरा जंगी बेड़ा वहां पर रहता है कि युद्ध लड़ा जा सकता है। तो सब देश जो है अपनी सुरक्षा के लिए कई जगह पे बेस बनाते हैं। देखिए, पोर्ट्स होना, बंदरगाह होना और बेस होना, ये दो अलग अलग चीज हैं। तो नेवल बेसल एक अलग चीज हो जाती है और पोर्ट्स एक अलग चीज होती है। मतलब बंदरगाहों पे क्या होता है, व्यापारिक दृष्टि से बनाया जाता है। वहां पर कोई भी तरह का जैसे इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, तो वो वहां से कैरी ऑन होता है। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज की, नेवल बेसल की, तो नेवल बेसल एक ऐसा जगह होता है जहां से पूरी की पूरी नेवी ऑपरेट होती है। मतलब नौसेना वहां से पूरी तरह से कोई युद्ध लड़ना है, वहां पे सारी जो सैनिक होते हैं वो रहते हैं और उस तरीके से वहां पर पूरा एक फॉर्मेट रहता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई ये इन सारे देशों के लिए जो है चिंता का विषय बन रहा है? क्योंकि एक खबर आई है, उसमें कहा जा रहा है कि भाई चाइना लुकिंग फॉर नेवल बेसल नियर डिगो गार्सिया। अब ये नाम सुनकर आपको लग रहा होगा भाई डिगो गार्सिया से क्या जो है मतलब है, भारत में तो डिगो गार्सिया नहीं आता है, तो इससे भारत को क्या चिंता का विषय है? तो समझेंगे कि भाई डिगो गार्सिया क्या है और इसमें मॉरिशस का भी बहुत बड़ा रोल है। और मॉरिशस अभी भारत का एक बहुत बड़ा एलाय है। मतलब एलाय का मतलब कि भारत का एक मित्र देश है, भारत की कई नीतियों के साथ चलता है। लेकिन चीन का हस्तक्षेप जो है वो डिगो गार्सिया के पास नेवल बेसल में तब्दील हो सकता है। तो उस चीज की समीक्षा करते हैं। देखिए, उसको समझने से पहले देखिए, चीन के बहुत सारे पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो यहां पर पाकिस्तान के पास ग्वादर बंदरगाह है, कराची बंदरगाह है, यहाँ कोलंबो के पास है, यहाँ पे चिटगांव है, म्यांमार के पास है। ऐसे बहुत सारे चीन के जो है बंदरगाह हैं। भारत के भी बहुत सारे बंदरगाह हैं। लेकिन अब यहां पर बंदरगाह होने से दिक्कत नहीं है, बात होनी है किससे? नेवल बेसल से। अगर चीन के नेवल बेसल की बात करें तो वो जिबूती में है, जो कि आपका पीपल लिबरेशन आर्मी, यहां पर आप देखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, तो यहां पर आपको देखने मिलेगा कि भाई यहां पर एक देश है जिबूती, यहां पर इनका क्या है, एक नेवल बेसल ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये ग्वादर बंदरगाह, ये चाइनीज पोर्ट है। अगर यहां पर अगर हम बात करें, मालदीव्स का एक जगह है जिसका नाम है फेडोफिनोलू, ये भी चाइनीज आइलैंड है। चाइना ने इसको लीज पे ले रखा हुआ है, लेकिन यहां पर भी अभी चाइना ने अपना नेवल बेसल नहीं बनाया। तो भाई क्या चिंता का विषय? डिगो गार्सिया कहां से आ गया? तो भाई डिगो गार्सिया की अगर हम बात करें तो यहां मालदीव्स के नीचे ही आपको डिगो गार्सिया देखने मिलेगा। अब हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वो क्या है, भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के लिए सीधे सीधे यहां पर कोई भी तरह का जो है बेस नहीं है। और भारत को काउंटर करने के लिए, यूएस को काउंटर करने के लिए या वेस्ट को काउंटर करने के लिए चीन के पास अभी कोई चीज नहीं, क्योंकि जो जिबूती है वो काफी दूर हो जाता है हिंद महासागर से, भारत से। तो इसके लिए जो है ऐसी क्या घटना हो रही है कि जो अभी तक नहीं हुआ है वो अब हो जाएगा? तो इसके पीछे कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा मॉरिशस की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, मॉरिशस के इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि मॉरिशस के अंतर्गत ही ये जो है विषय निकल कर आ रहा है। और चीन की जो डेप्थ पॉलिसी है कि बहुत सारा ऋण दे देता है, उसमें डूबा हुआ है मॉरिशस। तो इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो पहले मैं मॉरिशस के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूं, उसके बाद इस मामले को हम जोड़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मॉरिशस की अगर हम बात करें तो ये एक क्या हुआ करता था, ये एक पूरी की तरह एक ब्रिटिश टेरिटरी हुआ करती थी। मतलब जैसे भारत एक उपनिवेश हुआ करता था, भारत के ऊपर ब्रिटेन शासन करता था, हूबहू मॉरिशस के ऊपर भी करता था। 180 साल तक लगभग यहाँ पर जो है ब्रिटेन ने शासन किया। उसके बाद वहां पर एक लेबर पार्टी थी, पहले ट्रेड यूनियन था, उसी में से निकलकर एक लेबर पार्टी आई जिसने विरोध करना चालू किया कि भाई दबाव बनाया ब्रिटेन पे कि हमें आज़ादी दी जाए। तो फिर बाद में 1968 के समय जो है मॉरिशस को आज़ादी दे दी गई। और मॉरिशस को आज़ादी देने के साथ साथ एक और चीज हुई, एक आइलैंड है, मतलब आर्किपेलागो जिसको कहा जाता है, मतलब एक
द्वीपों का समूह है जिसको चागोस आर्किपेलागो कहा जाता है, वो जो है ब्रिटेन ने किसको नहीं दिया, वो नहीं दिया मॉरिशस को, जिसको कहा जाता है BIOT। BIOT का मतलब होता है ब्रिटेन इंडियन ओशियन टेरिटरी। तो उनकी एक टेरिटरी थी जिसको चागोस कहा जाता था, चागोस आर्किपेलागो। इसी से पूरा का पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो मैं अभी वापस से इसको कनेक्ट करूंगा तो वहां पर हम उसकी बात करेंगे। वहीं पर आता है डिगो गार्सिया, और डिगो गार्सिया से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है ये, और डिगो गार्सिया क्यों खास है उसको भी समझेंगे। तो पहले थोड़ी सी मॉरिशस की हिस्ट्री जो है, इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई मॉरिशस जो है वो कहां पर आता है, हिंद महासागर में स्थित है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्या मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित है तो क्या एशिया में आता है, तो नहीं, ये अफ्रीकी देश है, ये पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत आता है और स्थित छोटा सा द्वीप राष्ट्र है, जिसने 12 मार्च 1968 को ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करी। और ब्रिटेन ने इस पर लगभग 180 वर्षों तक जो है ब्रिटिश उपनिवेश रहा, शासन चलता रहा। तो ऐसे क्या घटना हुई, तो वहां पर जो ट्रेड यूनियन थे उन्होंने मांग करी कि हमें आजादी दे दी जाए। तो इसमें अगर हम बात करें तो मॉरिशस की स्वतंत्रता की यात्रा की कहानी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास से निकटता से जुड़ी हुई है। 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश द्वीप के चीनी बागानों पर काम करने के लिए भारत से हजारों गिरमिटिया श्रमिकों को मॉरिशस लाया गया था। मॉरिशस की अगर हम बात करें, बहुत छोटा सा द्वीप है, आज टूरिज्म में बहुत आगे। यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, चीनी बनाई जाती है, तो उसके लिए क्या होता था, श्रमिकों को लेकर आया जाता था। आज भी मॉरिशस में जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थली है, जहां पर यह दिखाया गया था कि भाई श्रमिकों को लाकर जो है वहां पर बंदी बनाकर रखा जाता था। तो वो आज भी उस तरीके से बनाया हुआ है। कभी मॉरिशस जाएंगे तो वहां पर वो स्थान आपको देखने मिलेगा। तो यहां पर जो है आपका समय के साथ इन श्रमिकों के वंशज, जिन्हें इंडो मॉरिशस के रूप में जाना जाता है, आज भी वहां पर हिंदी बोली जाती है, हिंदी गाने सुने जाते हैं, बहुत सारा इंडियन कल्चर वहां पे आपको देखने मिलेगा। शिवरात्रि वगैरह मनाई जाती है बहुत धूमधाम से। तो ये सारी चीजें आज भी है वहां पे। बहुत सारे जो है इंडियंस भी जो है वहां रहते हैं, भोजपुरी भाषा भी वहां पर काफी बोली जाती है। तो ऐसी सारी चीजें आपको वहां पर देखने मिलेगी। तो वहां पर एक जो मैं आपको बता रहा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको कहा जाता है अप्रवासी घाट। अप्रवासी घाट के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर श्रमिकों को ले जाकर बंदी बनाया जाता था। तो ये जो है परंपरा चलती रही, वहां पर बहुत सारे इंडियंस भी पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने जो है धीरे धीरे अपने हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि 1947 में भारत भी आजाद हुआ, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुआ, उसके बाद कई देश जो है ब्रिटेन की उपनिवेशता से बाहर निकल कर आए। तो इन्होंने भी धीरे धीरे डिमांड करी, लेकिन इनको काफी बाद में आजादी मिली। तो ये जो है इंडो मॉरिशस के रूप में जाना जाता था और द्वीप की अधिकांश आबादी का गठन यहां पर करने आए थे। स्वतंत्रता के पहले दशकों में मॉरिशस में एक राजनीतिक जागृति हुई। कहीं पर भी कोई ना कोई जागृति होती है तभी तो आंदोलन होते हैं। तो इंडो मॉरिशस जिन्हें समय से राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उनके प्रतिनिधित्व और समानता के लिए जो है मांग उठने लगी। और जब मांग उठने लगी तो फिर यहां पर 1947 में देश की पहली राजनीतिक पार्टी बनी, जिसका नाम था मॉरिशस लेबर पार्टी, जिसका मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले, की स्थापना इंडो मॉरिशस ट्रेड यूनियन के एक समूह द्वारा की गई थी। तो यहाँ के ट्रेड यूनियन ने एक पार्टी बना दी जिसका नाम बना MLP, मॉरिशस लेबर पार्टी। मॉरिशस लेबर पार्टी की बात करें तो ये करिश्माई और प्रभावशाली शिव सागर राम गुलाम के नेतृत्व में जल्द से द्वीप पर प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई। और 1960 के दशक की शुरुआत में राम गुलाम और MLP ने ब्रिटेन से आजादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। अब ब्रिटेन धीरे धीरे जो है 1965 में जाकर माना कि भाई हम आपको आजादी दे देंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ माना गया। इन शर्तों की भी बात करेंगे तो 1965 में ब्रिटेन मॉरिशस को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गया और 12 मार्च 1968 को देश एक संप्रभु राज्य बन गया। उसके बाद यहां पर जो है देखने मिलता है कि आज एक संपन्न अर्थव्यवस्था है, बहुत ज्यादा पैसा कमाती है टूरिज्म से, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, एक जीवंत लोकतंत्र है और इसका बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाज अफ्रीका, भारत और यूरोप के प्रभाव के साथ इसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। अब देखिए, ये तो आजाद हो गया, अब हुआ क्या, यहां पर एक कंडीशन रखी गई थी। हम मैप पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मॉरिशस को आप देखेंगे तो यहां पर आता है, ये अफ्रीका के अंतर्गत आता है, इसको आप ईस्ट अफ्रीका कह सकते हैं, पूर्वी अफ्रीका का देश है ये। अब इसका ही एक आइलैंड था यहां पर जिसको क्या कहा जाता है, चागोस कहा जाता है। अब जो चागोस द्वीप समूह थे, अगर यहां पे आपको दिख पा रहा होगा, ये चागोस आइलैंड्स थे, बहुत सारे द्वीपों के समूह होते हैं। तो इनमें एक सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है डिगो गार्सिया। ये पूरा का पूरा चागोस था।
तब जब ब्रिटेन ये मॉरिशस को आजाद कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई चागोस जो है वो हम अपने पास रखेंगे, और चागोस में जो भी उनकी जनता रहती थी उनको वहां से माइग्रेट कर दिया, और चागोस ब्रिटेन ने अपने पास रख दिया और इसको कह दिया BIOT, ब्रिटेन इंडियन ओशियन टेरिटरी। मतलब ब्रिटेन की हिंद महासागर में एक जो है एक शासित प्रदेश रहेगा जिसको BIOT कहा जाएगा। अब देखा जाए तो यहां पे क्या हुआ, जब यहां से लोग निकलकर बाहर आए तो उन्होंने भी विरोध करना चालू किया कि भाई हमारी तो ये जो है जन्मभूमि रही है, हम यहां पर शुरू से रहे और हमें ब्रिटेन ने यहां से निकाल दिया। तो भाई कई सालों तक इन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी, ब्रिटेन के कोर्ट में ही ब्रिटेन हार गया कि भाई इन लोगों की जमीन लौटा देनी चाहिए। अब देखिए यहां पर समझिए, ये डिगो गार्सिया भी समय के साथ क्या हुआ, ब्रिटेन की अमेरिका के साथ कई तरह के एग्रीमेंट्स हैं, तो इन्होंने क्या किया, डिगो गार्सिया में अमेरिका को उनका नेवल बेसल बनाने के लिए दे दिया। तो हिंद महासागर में आज की डेट में डिगो गार्सिया में किसका है, USA का नेवल बेसल बना हुआ है। अगर हम बात करें यहां पर पूरी सैनिक टुकड़ी 4000 से ज्यादा सैनिक रहते हैं, बताया जाता है ईरान में अफगानिस्तान में कई बार अटैक्स हुए हैं, तो यहां से जो जंगी बेड़े हैं वो गए हैं कहां पे, ईरान में अफगानिस्तान में। तो USA का एक बहुत बड़ा जो है एक युद्ध क्षेत्र बोल सकते हैं हम, कौन सा है, डिगो गार्सिया, जो कि किसके पास है, जो ब्रिटेन की टेरिटरी है, ब्रिटेन ने लीज पर दिया हुआ है 2036 तक अमेरिका को। अब बात क्या हो रही है, अब बात ये हो रही है कि भाई वैसे तो नवंबर के महीने में जो लिज ट्रूस थी वो भी गई थी, यहाँ के जो प्रमुख हैं उनसे मिली थी और ये बातचीत की गई थी कि भाई ब्रिटेन में तो ये केस हार गई। कौन हार गया, ब्रिटेन खुद अपने ही कोर्ट में ये केस हार गया कि भाई ये जो चागोस आर्किपेलाग जो है ये किसको लौटा दिया जाए, ये मॉरिशस को वापस लौटा दिया। अब मॉरिशस को वापस लौटाने के साथ साथ जो है कुछ शर्तों पर बात हुई कि भाई डिगो गार्सिया हम नहीं लौटाएंगे, लेकिन अगर डिगो गार्सिया नहीं लौटाते हैं तो बाकी अगर पूरे आइलैंड्स दे दिए जाते हैं तो यहां पर सवाल उठता है चीन का प्रवेश करने का, क्योंकि मॉरिशस की स्थिति देखी जाए तो मैंने जैसे बताया यहां पर कृषि नहीं होती, यहां गन्ना होता है, बाकी चीजें होती हैं, टूरिज्म से, पर्यटन से ये पैसा कमाते हैं। अब कोई भी देश चलता है तो वहां पर कुछ ना कुछ उत्पादन होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखें, कृषि में देखें तो चीन काफी आगे रहता है। तो चीन आज 18% अपनी चीजें जो है भेजता है कहां पर, मॉरिशस में। मॉरिशस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, किसने, चीन ने। चाइना करता ही है, उसकी एक पॉलिसी है कि पहले बहुत सारा लोन दे देता है, फिर माफी के तौर पर वहां से कुछ बेनिफिट ले लेता है, तो उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। अभी आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए भाई चीन का कितना उधार है मॉरिशस के ऊपर, तो भाई मॉरिशस ने उधार ले रखा है लगभग 180 बिलियन डॉलर। 180 बिलियन डॉलर आप समझ रहे हैं इतने छोटे से देश के लिए किसके ऊपर है, तो भाई पूरा का पूरा मॉरिशस को इतना ब्याज, मतलब इतना पैसा लेके रखा है तो उस पर ब्याज भी देना पड़ता है। तो अब यहां पे जो कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई अगर चागोस आइलैंड किसके पास चला गया, चागोस आइलैंड मॉरिशस के पास चला गया, तो कल की डेट में चाइना डिमांड कर सकता है कि भाई हम तुम्हारे पास तो इतनी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और धीरे धीरे बताया जा रहा है कि भाई 1/4 जो पूरा का पूरा सामान आएगा मॉरिशस में वो चीन से आएगा। अभी 18% आता है, 25% हो जाएगा। तो आप समझिए किसी एक देश पर इतनी ज्यादा निर्भरता मॉरिशस को भारत के एलाय बनने से भी तोड़ सकती है। तो यहां पर भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, यूएस के लिए भी खतरा है, यूके के लिए भी खतरा है, क्योंकि डिगो गार्सिया में तो ऑलरेडी क्या है, एक नेवल बेसल बना हुआ है जिससे वेस्ट का काफी इंफ्लुएंस है। लेकिन अगर चाइना यहां बना लेता है, पूरा का पूरा हिंद महासागर पर इसका जो है एक दबदबा हो जाएगा, क्योंकि जिबूती में जो है वो काफी दूर हो जाता है। और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की अगर हम बात करें, चाइना की जो नौसेना है वो अगर सैनिक बल के हिसाब से बात करें अभी सबसे बड़ी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। डेप्थ ट्रैप में तो चाइना फंसाता ही है। तो भाई मॉरिशस अगर सीधे नहीं भी करेगा तो चाइना कहीं ना कहीं से घुमाकर कान पकड़ लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या सारे क्वाड देशों के सामने भी खड़ी हो जाएगी। तो ये जो है मामला है पूरा, और ये गया भी था 1990 के दशक के अंत में डिगो गार्सिया सहित चागोस द्वीप समूह के द्वीपवासियों ने घर लौटने के अधिकार के लिए मुकदमा दायर किया था, और 2000 में एक ब्रिटिश अदालत ने फैसला सुनाया कि 1971 का अध्यादेश उन्हें द्वीपों से प्रतिबंधित कर रहा है। तो ब्रिटेन की ही कोर्ट ने ब्रिटेन को कटघरे में खड़ा किया कि भाई आपने उन लोगों के साथ गलत किया, तो उनका जो लैंड है उनको वापस किया जाए। तो अमेरिका और ब्रिटिश अधिकारियों ने पुनर्वास की योजना का विरोध किया, लेकिन 2006 में अदालत ने अपने फैसले को बरकरार रखा। अब हिंद महासागर को ग्रेट गेम की तरह देखा जा रहा है, महान खेल की तरह देखा जा रहा है कि भाई जैसे अफगानिस्तान हुआ करता था अब हिंद महासागर हो रहा है, क्योंकि भाई हिंद महासागर में यूएस भी आ रहा है, यूके भी आ रहा है, भारत भी एक बहुत बड़ा पक्ष है, और चीन तो है ही। तो मॉरिशस एक कठपुतली की तरह नचा सकता है चीन, ये एक बहुत बड़ी समस्या है।
मॉरिशस को चागोस द्वीपों की संप्रभुता सौंपने से चीन को हिंद महासागर में पश्चिमी हितों को महत्वपूर्ण रूप से नीचा दिखाने में मदद मिलेगी। यही एक बहुत बड़ी समस्या है और यह घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही अपनी पूर्वी सीमाओं पर चीन का तेजी से सामना किया जा रहा है। अभी भी अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए, म्यांमार में देखिए, पूरा का पूरा जो है पूर्व की तरफ जो है चीन का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो भारत के लिए एक चिंता का विषय वो भी बहुत बड़ा है। दूसरा, अगर हम बात करें कि भारत के लिए क्या खतरा है और भारत को इससे कैसे निकल कर आना चाहिए और उसमें क्या करना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर हम यहां बात करें तो चीनी विस्तारवाद से उत्पन्न भविष्य के खतरे पर नजर रखने वालों से यह डर है कि द्वीपों में से एक सैन्य अड्डा बन रहा है और एक बार यूके ने अपनी पकड़ छोड़ देता है तो चीन तो पूरी तरह से यहां पे कब्जा कर ही लेगा। इस डर की वजह मॉरिशस की चीन पर आर्थिक निर्भरता है, जो मैंने आपको बताई। सितंबर 2022 के अंत तक मॉरिशस का बाहरी कर्ज 180 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब इतना कोई कर्जे में डूबा रहेगा तो वो ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने के लिए क्या हो जाता है, विवश हो जाता है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात करें तो IMF के अनुसार मॉरिशस अपने कुल ऋण के मूल का 10% से अधिक ऋण सेवा भुगतान के लिए कर रहा है। साथ साथ मैंने आपको बताया इंपोर्ट भी कितना हो रहा है, तो इंपोर्ट अभी 18% करता है चीन से। मतलब मॉरिशस में अगर कोई आटा खा रहा है, दाल खा रहा है, तो उसमें आधा से ज्यादा जो है चीन से आ रहा है। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो आ रहे हैं, कई चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, देश जो है ऋणी भी होता जा रहा है, निर्भरता भी होती जा रही है। जब दोनों तरफ से रहेगा तो सरकारों पर दबाव होता है कि अपने देश के अंतर्गत सरकार को सुचारू रूप से चलाना, और यहां पर कोई भी जो बड़ा देश होता है वो इस तरीके से प्रेशर बनाता है। यूएसए ने भी कई जगहों पे किया है, तो चीन भी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। अब देखिए, ये तो समस्या हो ही सकती है। अब भारत को क्या करना चाहिए, तो भारत को यहां पर सीधे जो है मॉरिशस के साथ जो है बात करनी चाहिए कि भाई आपको अगर कर्ज चुकाना है तो उसमें जो है भारत भी कई तरीके से आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आप चीन को यहां पर जो है कोई भी तरह से वो चीजें नहीं करने दोगे। अपनी पॉलिसीज में बदलाव करो, नहीं तो वो आप ही के लिए हानिकारक हो जाएगा, आपका क्षेत्र भी जाएगा और फिर आप पूरी समय जो है चीन की निगरानी में रहेंगे। तो इस तरीके से भारत को सीधे तौर पर यहां पर जो है टॉक्स करनी चाहिए, क्योंकि भारत के संबंध मॉरिशस के साथ अच्छे हैं। साथ साथ यूके और यूएस को भी ये सीधे सीधे बोलना चाहिए कि हम ये क्षेत्र आपको देंगे, लेकिन आप इस पे एग्रीमेंट करिए कि यहां पर आप कोई और दूसरा नेवल बेसल नहीं बनाने देंगे। तो इस तरीके के अगर ओपन टॉक्स होते हैं, एक सामंजस्य होता है, तो हो सकता है कि आगे की स्थिति में ये जो चीज है उससे होने से बचे और ये जो रस्साकस्सी है इन देशों के बीच में उससे जो है बचाया जा सके। लेकिन अभी के हालात कुछ अलग दिखते हैं। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ जाइए। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और भी कोई तरह के सजेशंस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।